नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इसके पहले कि मैं आज आपको अपराध की एक और घटना बताऊं, 380 जो हमारा इंसिडेंट का पार्ट था, पार्ट 380, जिसमें मैंने वो 3 नौजवान बालिकाओं की आत्महत्या के बारे में बताया था और आपसे आपकी राय के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था। आपकी राय मिली। सबके बारे में मैंने कल यानी 381 में बताया भी, लेकिन उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि आपने अपनी राय नहीं बताई। मेरी 2 तरह की राय है। एक, आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति की राय। सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरी राय भी वही है जो आप में से 80% लोगों ने कहा कि गलती सब मास्टर की है। अपनी बेटियों से भी कम उम्र की लड़की से शादी करना, अपनी बड़ी बेटियों से मुंह मोड़ लेना, अपने बेटे और बहू से भी तारतम्य न बना के रखना और अपनी नई पत्नी को इस बात के लिए उकसाना कि अल्टीमेटली लड़कियां वही करें जो उन्होंने किया। लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरी राय इससे भिन्न है। मेरी राय में इस घटना में न्याय दिलाने का काम पुलिस का था और पुलिस ने किसी दबाव में, चाहे वो ननिहाल वालों के दबाव में, चाहे उनका मानसिक दबाव के साथ, ये ट्रायल में बिल्कुल छूट जाएगा, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और उसने एफआईआर लगा दी। उन बच्चियों की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक उनके साथ न्याय न हो। न्याय तभी होता जब दोनों को, मास्टर और उनकी नई पत्नी को, जेल भेज दिया जाता। इसलिए पुलिस की दूसरी जो मेरी राय है पुलिस अधिकारी के रूप में, वो यही है कि पुलिस ने इसमें बड़ी भारी चूक, बड़ी भारी गलती की है। हमारे ख्याल से आपकी जो उत्कंठा थी वो समाप्त हो गई होगी। आज का वाकया। आज की घटना 13 अगस्त 1999 की है। थाना है कृष्णानगर, जनपद है लखनऊ। कृष्णानगर में एक नया बसा हुआ इलाका है रजनीखंड का। रजनीखंड की रहने वाली एक विधवा मां ममता मित्रा ने थाने पर आकर इंस्पेक्टर कृष्णानगर को यह बताया कि 12 अगस्त यानी कल दोपहर 12 बजे मेरे घर पर मेरी एक जानने वाली सरोज बाला और उनका लड़का पंकज आया था, जो अपने साथ मेरे बेटे शिबू मित्रा, जिसकी उम्र 24 साल है और अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है, उसको लेकर ये लोग गए थे। शाम को जब वो नहीं आया तो मैंने इन दोनों से, सरोज बाला और पंकज से, पूछताछ की। इन दोनों ने बताया कि हाँ, जैसा कि मैं उसको पैसा दिलाने बैंक ले गया था, हम लोग बैंक तक गए, बैंक में उसका पैसा दिलाया और वो पैसा लेकर वहां से चला आया। हम दोनों लोग अपने घर आ गए। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं है। ममता मित्रा ने ये शंका जाहिर की कि मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों ने, माँ बेटे ने, यानी सरोज बाला और उनके बेटे पंकज ने, मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है और उसे गायब कर दिया है। मेरी एफआईआर लिखी जाए। पुलिस ने शिबू के अपहरण में बइस्तबा यानी शंका के आधार पर सरोज बाला और उनके लड़के पंकज को नामजद करके एक एफआईआर दर्ज कर ली। सरोज बाला मोहनलालगंज के सैनिक नगर मोहल्ले पे रहती थी। पुलिस उनके घर गई। सरोज बाला अपने घर पर मिल गई। उनको थाने पर लाया गया। उनसे पूछताछ शुरू की गई।
पूछताछ में वो बिल्कुल सामान्य गति से उसने एक एक चीज बताई। उसने बताया कि हम दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे जो ठीक पड़ोसी हैं वो शिबू के मामा हैं, यानी शिबू की ननिहाल है, और इसी रिश्ते से शिबू मुझे सरोज नानी कहता था। आज से कोई 4-5 साल पहले मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। मैं ममता मित्रा के घर गई और उनसे कहा कि मुझे 45,000 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 45,000 रुपए दे दीजिए। मैं 2 सालों में जो भी ब्याज आप तय करेंगी उस ब्याज दर से पूरा पैसा वापस कर दूंगी। वो इतने कॉन्फिडेंस से पैसा मांगने इसलिए गई क्योंकि उसको पता था कि पति के मरने के बाद ममता मित्रा ने अपने मकान के ठीक बगल छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा था वो उन्होंने बेचा था और उसमें उन्हें 7 लाख रुपए मिले थे। श्रीमती ममता मित्रा को भी, जैसे कहते हैं, थोड़ी सी लालच आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, बाजार में ये 13-14% पर ब्याज मिलता है, पर मैं 18% ब्याज लूंगी। कारण उन्होंने ये बताया कि मेरे पति का देहांत हो गया है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, हम इसी ब्याज से थोड़ा बहुत अपना काम चलाते रहेंगे। बात तय हो गई और सरोज बाला ने फौरन हां कर दी। धीरे धीरे 5 साल हो गए और ब्याज बढ़ते बढ़ते वो पूरा 1,55,000 रुपए हो गया और इन 4-5 सालों में सरोज बाला सिर्फ 35,000 रुपए ही वापस कर पाई। जब काफी वक्त निकल गया तो सरोज बाला और उनके बेटे शिबू ने पैसा लेने के लिए, उधार का पैसा वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव बनाते बनाते जब उन्होंने इनके यहाँ आना भी बंद कर दिया, सरोज बाला ने शिबू के यहाँ, तो एक दिन ये दोनों माँ बेटे उनके घर गए और उनसे तगादा किया। तगादा कहते हैं पैसा मांगने की, वापस मांगने की प्रक्रिया को, कि हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए। धीरे धीरे पैसा बहुत बढ़ भी गया है और बहुत समय हो गया है, अब तक आपने सिर्फ 35,000 रुपए वापस किए हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करके कुछ दिन में बताऊंगी। फिर 10-15 दिन बीत गए तो एक दिन गुस्से में शिबू और उनकी मां ममता मित्रा फिर से सरोज बाला के घर पहुंची। इस बार उन्होंने सरोज बाला के ठीक पड़ोसी अपने मायके के लोगों को भी बुलवा लिया, बाकी पड़ोसियों को भी इकट्ठा कर लिया। उन्हें पूरी बात बताई कि देखिए, इस तरह से फलां सन में फलां तारीख को इन्होंने पैसा लिया था, अब ये बढ़ के इतना हो गया है और बार बार मांगने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाती हैं। मामा के लड़कों ने, मामा ने और पड़ोसियों ने लानत मलानत की सरोज बाला की कि ये कौन सी बात हुई, आपकी परेशानी में इन्होंने आपको पैसा दिया, आपका सहयोग किया, आपको परेशानी से उबारा और अब आप इनका पैसा देने को मना कर रही हैं। जब पूरा मोहल्ला होकर उनकी लानत मलानत करने लगा तो वो चुप हो गई और उन्होंने सबके सामने कहा कि ठीक है, 12 अगस्त को मैं सवेरे पूरा पैसा लेकर इनके घर जाऊंगी और इनका एक एक पाई का हिसाब पूरा कर दूंगी। 12 अगस्त को सरोज बाला और उनका बेटा पंकज फिर से शिबू मित्रा के घर पहुंचे। आवाज लगाई, शिबू की नई पत्नी बाहर आई। उन्होंने बताया, पूछा, आप बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा, नहीं, आपको नहीं पता, आप घर में नहीं हैं, शिबू को बुला दीजिए, हमें उससे बात करनी है। थोड़ी देर में शिबू भी आ गया। सरोज बाला ने कहा कि देखो शिबू, उस दिन 20-25 लोगों के सामने मैंने ये कहा था कि मैं पूरा पैसा लेकर आऊंगी, पता नहीं किसकी नीयत कब खराब हो जाए, इसलिए मैं डर गई कि इतना पैसा, इतना कैश लेकर मैं वहां से यहां तक तुम्हारे यहां नहीं आ पाई। लेकिन मैंने बैंक में बात कर ली है, तुम मेरे साथ बैंक तक चलो,
अभी बैंक से तुम्हारा पूरा एक एक पाई का हिसाब करके हम तुम्हें दे देंगे और तुम अपना लेके आना। हम इतना कैश लेकर चलने में मुझे बहुत डर लग रहा है। चूंकि शिबू सरोज बाला को नानी कहता था और इतने पुराने संबंध थे, मामा के घर के, मामा के पड़ोसी थे, लिहाजा उसे शंका की कोई गुंजाइश नहीं लगी। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए, अभी हम आते हैं। कपड़े पहनकर वो आ गया। उन दोनों के साथ वो चला गया। शाम तक पंकज और सरोज बाला रात तक अपने घर आ गईं। जब काफी रात हो गई तो परेशान हुई ममता मित्रा और उन्होंने सरोज बाला के यहां जाकर पूछा कि पैसा दिलाने गई थी, शिबू कहाँ है। सरोज बाला ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अरे भाई, हम तो उसको लेके गए, बैंक तक गए, बैंक में उसका पैसा पूरा दिया और वो अपनी तरफ चला गया, हम दोनों अपने घर आ गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। पूरी रात सरोज बाला और शिबू की पत्नी परेशान हुई। शिबू का कोई पता नहीं लगा। इतनी सारी बातचीत के बाद पुलिस उसकी बात से कन्विंस हो गई। समय, स्थान, जाना आना, सब चीजें कंफर्म हो रही थी। यही बात शिबू की मां ने बताई कि इतने बजे आई थी, मैं खाना बना रही थी, उसकी पत्नी बाहर निकली, पत्नी ने भीतर आकर बताया, शिबू बाहर निकला, शिबू कपड़ा चेंज करके आया और ये बता के गया कि मम्मी मैं आ रहा हूं, ये लोग बैंक तक मुझे ले जा रहे हैं पैसा दिलाने के लिए। तो सारी बातें सब पक्षों से कंफर्म हो गई और ये मान लिया गया कि सरोज बाला जो कह रही है वो सही कह रही है। सरोज बाला से ये पूछा गया कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही पैसा दिला कर आए, उसके एक दोस्त की शादी कानपुर में थी, वो कानपुर अपने दोस्त की शादी में गया है। कृष्णानगर पुलिस ने कहा कि वो जैसे ही आ जाता है उसे थाने पर भेज देना, मुझे उससे भी कुछ बातचीत करनी है। पुलिस का अपना जो एंगल था वो ये था कि लगता है वो पैसा लेके बाहर निकला और किसी ने उसको पैसा लेके बाहर निकलते हुए देख लिया, उसके साथ लूट हो गई या उसको मार दिया गया या उसे कोई लेकर चला गया, कहीं आगे जाकर पैसा छीन लिया, लेकिन अब तक उसे लौट आना चाहिए था। पुलिस अपने इस थ्योरी पर काम करने लगी। बैंक जो बताया गया, बैंक में वहां गए। बैंक में वहां पुलिस से ये गलती हुई कि उन्होंने ये नहीं तस्दीक किया कि कितना पैसा उस दिन निकाला गया था। ये मान के कि सरोज बाला बिल्कुल ठीक कह रही है, चूंकि शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए शायद किसी ने शंका नहीं की होगी। सरोज बाला को पुलिस ने छोड़ दिया, यही कह के कि जब तुम्हारा बेटा आ जाए तो उसे लेकर या उसे सीधे थाने पर भेज देना। 4-5 दिन बीते ही होंगे कि अदालत के यानी न्यायालय के पैरोकार जो थाने के सिपाही होते हैं, जो सम्मन वारंट अदालत से लेकर आते हैं, तामीला कराते हैं, या फिर जो डेट्स इंपॉर्टेंट घटनाओं की होती हैं, वो आकर बताते हैं अपने थानाध्यक्ष को। उसने आकर ये बताया कि शिबू के अपहरण वाले केस में, जिसमें अपहरण में एफआईआर लिखी गई थी, उसमें सरोज बाला के लड़के पंकज ने आज अदालत में सरेंडर किया और अदालत ने उसको इसी केस में जेल भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ये बात सुनते ही सभी को अटपटा लगा, क्योंकि उनको जो बात सरोज बाला ने बताई थी उसमें कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं थी। फौरन पुलिस सरोज बाला को फिर उसके घर से उठा लाई। पुलिस ने पूछा कि जब तुम सबको यही बता रही हो कि पैसा उसको दिला दिया और हम दोनों लोग वापस आ गए, तो फिर ये तुम्हारा लड़का सरेंडर होके जेल क्यों चला गया? बात तो यहां तक कि जब वो लौटी तो अगले दिन उसने शिबू के मामा और मामा के परिवार और अपने पड़ोसियों को, जो लोग उस दिन आए थे, उनको बताया कि देखिए, इतना बेइज्जत किया हमारे दरवाजे पर आकर उस दिन शिबू और उसकी माँ ने,
कल मैंने बैंक ले जाकर सारा पैसा उसको दे दिया। अब मेरे पास उनका 1 रुपए भी उधार नहीं है। पुलिस ने यह भी कन्फर्म कर लिया कि इन लोगों ने वापस आके बताया है, इसलिए उनकी बात पे शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब सरोज बाला से पूछा गया कि आखिर उसने सरेंडर क्यों किया, तो सरोज बाला ने उसका फिर वही कन्विंसिंग जवाब दिया कि वो जैसे ही लौट के आया तो मैंने कहा तुमको थाने पर जाना है, पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। उसने मुझसे पूछा कि तुमसे क्या पूछताछ हुई है। मैंने कहा मैंने ये बताया। पुलिस ने मुझसे ये पूछा, मैंने ये बताया। इस बात से वो डर गया कि अगर मैं थाने पर गया तो पुलिस मेरे साथ मारपीट भी करेगी और मैं बेकसूर पीटा जाऊंगा। इससे अच्छा यह है वकील से बात करके जेल चला जाऊंगा। जब शिबू वापस आ जाएगा तो तुरंत मेरी जमानत हो जाएगी, मैं भी बाहर निकल आऊंगा। पुलिस को फिर लगा कि शायद इसकी बात में दम है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने पंकज के पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में अप्लाई किया। इसलिए अप्लाई किया कि साहब इसको हमें 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर दे दिया जाए ताकि हम शिबू की बरामदगी सुनिश्चित कर सकें। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस की उस एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि इसकी मां को एक्यूज्ड है, मां आपके कब्जे में है, मां कहीं फरार नहीं है। और जब दोनों एक ही अपराध में सम्मिलित हैं तो मां से पूछ के, मां से बातचीत करके, मां से पूछताछ करके शिबू का पता लगाइए। पंकज के कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। पुलिस के सामने बिल्कुल कोई रास्ता नहीं रह गया, क्योंकि सरोज बाला से वो बार बार पूछ चुके हैं। सरोज बाला 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और अदालत ने पंकज की कस्टडी रिमांड रिजेक्ट कर दी। जो एप्लीकेशन दी गई थी वो रिजेक्ट हो गई। सीओ कृष्णानगर एसएसपी लखनऊ के पास गए कि सर बिल्कुल ये डेड एंड पर पहुंच गया और लड़का अभी तक मिला नहीं। जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उस समय एसओजी, जो आजकल क्राइम ब्रांच के नाम से जाना जाता है हर जिले में, पहले हर जिले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हुआ करते थे। एक टीम होती थी जो एसएसपी के पास होती थी। ऐसे बहुत ही संगीन, गंभीर या ऐसा क्राइम जिसमें यह लगता था एसएसपी को ये थाने की पुलिस नहीं वर्कआउट कर पाएगी, उसका काम उनको दिया जाता था। सीओ कृष्णानगर ने कहा कि सर ये बहुत मुश्किल हो रही है, हम एकदम बिल्कुल डेड एंड पे आके खड़े हो गए हैं, एसओजी वालों को भी इस काम में लगाया जाए, वो कृष्णानगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। एसएसपी ने फौरन एसओजी के प्रभारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो डिस्ट्रिक्ट का होता था, हर डिस्ट्रिक्ट में होता था, उसके प्रभारी अब्दुल रहमान को बुलाया और कहा कि पूरी टीम लेकर आप जाइए और बात करिए, इस केस का अनावरण बहुत जरूरी है। 24 साल का लड़का है, नई शादी हुई है, गायब है। जिंदा या मुर्दा उसकी रिकवरी अब बहुत जरूरी हो गई है। एसओजी के लोगों ने भी अपना काम शुरू किया नए सिरे से। सबसे पहले उन्होंने सरोज बाला और उसके लड़के के बारे में डिटेल इकट्ठा की, क्योंकि उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी। मोहल्ले वालों से, बाकी सबसे बात करते करते ये पता लगा कि इसकी फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा है। इनके दोस्तों का एक एक करके पता किया गया, एक एक करके थाने पर लाया गया, पूछताछ भी की गई। पूछताछ करते करते इनका एक दोस्त बबलू पुलिस की पकड़ में आ गया। जैसे सब लाए जा रहे थे वो भी लाया गया। कुछ उसके अटपटे जवाब से पुलिस को थोड़ी शंका हुई। जब पुलिस ने श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की उससे, तो वो बहुत जल्दी अपनी औकात पर आ गया और उसने बताया कि पहले 2-3 लोगों को, क्योंकि कुछ हिस्सा मैं जानता हूं, बाकी का हिस्सा बाकी लोग जानते हैं, हम 3 लोगों को पूरी बात, थोड़ी थोड़ी बात पता है, इसलिए आप
तेलीबाग का रहने वाला सुरेश सिंह और एक मारुति वैन DL1CB5304 का चालक पप्पू कुमार पाल जो उतरेटिया का रहने वाला है, इसको भी बुलवा लीजिए। पुलिस ने फौरन टीम भेजकर सुरेश सिंह को तेलीबाग से और पप्पू कुमार रावत को उतरेटिया से उठा लाए। थाने पर पहले तो छोटी मोटी पूछताछ, फिर तीनों की अच्छी कुटाई हुई। फिर जो कहानी निकल कर आई वो बड़ी खतरनाक, दर्दनाक थी। इन लोगों ने बताया कि पैसे देने की जो तिथि थी 12 अगस्त, उसको लेकर पंकज बहुत परेशान था। 2-3 दिन पहले उसने सबको इकट्ठा किया कि 1,55,000 बहुत ज़्यादा है, 45,000 माँ ने लिया था, हम 35,000 दे चुके हैं, 10,000 हम उनको और दे देंगे, उनका पैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन 1,55,000 हम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ने कहा कि ठीक है, 10,000 तुम खर्च करो, शिबू को मांगने लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि वो पैसा उधार का मांगने आए। इसीलिए वो दोनों खाली हाथ वहां गए। जैसे ही शिबू को लेकर वो बैंक की तरफ बढ़े, रास्ते में बबलू और सुरेश, बबलू जो पकड़ा गया था, उसने बताया कि मैं और सुरेश मोटरसाइकिल लेकर रास्ते में खड़े थे। जैसे ही हम लोगों को उसने देखा, पंकज ने, उसने कहा कि जरा शिबू भैया को हमारे घर तक ले चलो, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, गलती से हम दूसरी पासबुक ले आए हैं, बैंक की पासबुक हम अभी लेकर पहुंच रहे हैं, तब तक भैया को ले चलो, चाय पानी कराओ। बबलू और सुरेश मोटरसाइकिल में बीच में बिठाकर सैनिक नगर, मोहनलालगंज, जहां इसका मकान था सरोज बाला का, वहां ले गए। चाबी बबलू के पास थी। बबलू ने ताला खोला और भीतर बिठाया। उसके बाद बबलू, सुरेश और उनके साथ एक लड़का और था, मनमोहन, इन लोगों ने शिबू की पिटाई करनी शुरू कर दी। पीटते पीटते इसको अधमरा कर दिया। हाथ पैर इसके तौलिए और लुंगी से फाड़ के बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके बाद बबलू अपनी मोटरसाइकिल लेकर पीजीआई गया। पीजीआई में टैक्सी, वैन, शव वाहन, ये सब बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से लोग पीजीआई इलाज कराने आते हैं। वहां जाकर उसने पप्पू कुमार पाल की टैक्सी मारुति वैन DL1CB5304, 200 रुपये उसको एडवांस किराया दिया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर वैन में बैठ के फिर सरोज बाला के घर पहुंचा। चूंकि दिन का समय था, इसलिए उनको लगा कि हाथ पैर बंधे हुए अगर इसको बाहर ले जाएंगे तो किसी की नजर पड़ सकती है। दरवाजे से सटा के वैन का स्लाइडिंग डोर खोला गया और हाथ पैर खोलकर यह देखकर कि वो बिल्कुल बेहोश है, मारुति वैन पर बिठा लिया। मारुति वैन पर बैठते ही जैसे मुंह से कपड़ा निकला होगा, ऑक्सीजन भीतर गई होगी, शिबू को होश आ गया और वो चिल्लाने लगा। जल्दी से बैठ के दरवाजे को बंद करके वैन के मुंह को दबा के ड्राइवर को जल्दी से गोसाईगंज चलने का इशारा किया। ड्राइवर चल पड़ा, तेजी से वहां से मोहल्ले से निकल गया। जब थोड़ा सुनसान या सन्नाटा सा हुआ, उस समय बबलू, सुरेश और मनमोहन ने उसका गला दबाना शुरू किया। ड्राइवर को आभास हो गया कि ये लोग इस आदमी को मार रहे हैं। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी खड़ी की और उतरकर भागने लगा। सुरेश ने भाग के उसको पकड़ा और उसके कनपट्टी पर कट्टा लगाया कि ऐसे कैसे भाग सकते हो,
जहां कहा जाए वहां ले चलो, वरना इसी के साथ तुमको भी मार देंगे। वो डर गया। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने पर सोनाईपुरवा गांव के पास पहुंच गए ये लोग। थोड़ा सा जंगल है, झाड़ियां सड़क के किनारे बहुत हैं। वहां इंश्योर किया कि गला दबाने के बाद शिबू मर चुका है। बॉडी को वहां से उतारा, झाड़ियों के बीच में जो नेचुरल टाइप के गड्ढे होते हैं उसमें डाला, और ऊपर से खर पतवार, सूखी पत्ती, टहनियां ये सब डाल दी ताकि दूर से बॉडी दिखाई न पड़े। इस बीच सरोज और पंकज घर नहीं लौटे। ये कहीं टहलते रहे और पंकज पीजीआई के पास जाकर वेट कर रहा था। वहीं उससे मिलने के लिए कहा गया था। थोड़ी देर में बबलू अपनी मोटरसाइकिल लेने आ गया। बबलू ने बताया कि तुम्हारा काम हो गया। पंकज ने 10,000 रुपए वहीं निकालकर बबलू को दे दिए। फिर पंकज बबलू से घर की चाबी लेकर, क्योंकि चाबी उसी के पास थी, चाबी लेकर वापस आया। बबलू और पंकज की मां सरोज बाला अपने घर में दाखिल हो गईं। अगले दिन सवेरे उन्होंने पहला काम किया कि पड़ोस में शिबू के मामा मामी और बाकी पड़ोसियों को यह बताया कि मैंने कल उसका सारा पैसा अदा कर दिया है। पुलिस ने पंकज, सरोज, सुरेश, बबलू और हरिमोहन को गिरफ्तार कर लिया। जब सुरेश और बबलू को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर वो जगह दिखाने को कहा जहां पर ये लाश फेंकी गई थी, तो सोनाईपुरवा पहुंचकर इन लोगों ने वो जगह दिखाई। पुलिस उतर कर गई, पत्ते को हटाया तो उसमें शिबू के जूते, बेल्ट, घर के चाबी का गुच्छा और एक शर्ट जो वो पहने हुए था, ये तो मिली, लेकिन लाश नहीं मिली। पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि आखिर लाश कहां गई। 14 दिन पुरानी लाश है, सड़ी गली होगी, और अगर जानवर खींच के ले गए हैं तो घिसटने का निशान होना चाहिए और कोई न कोई पार्ट बॉडी का वहां पर गिरा मिलना चाहिए। लेकिन किसी तरह की कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि बॉडी यहां से कहां गई होगी। थोड़ी दूर तक घिसटने का निशान जरूर मिला, इसके सिवा वहां कुछ भी नहीं मिला। पुलिस परेशान हो गई, अपने सर्किल ऑफिसर को बताया। सर्किल ऑफिसर ने एसएसपी को बताया कि लाश वहां पर नहीं है, लेकिन लाश वहां पर थी इस बात का प्रमाण इसलिए है कि उसकी शर्ट, बेल्ट, चाबी का गुच्छा, जूता मोजा सब वहीं पर है। एसएसपी ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और एसपी सिटी को कहा कि आप फौरन वहां पर जाकर देखिए कि लाश आखिर कहां गई। हो सकता है जानवरों ने इधर उधर खिसका दी होगी। एसपी सिटी भी मौके पर जांच करने गए। काफी तलाश करने के बाद भी आसपास कहीं उन्हें लाश नहीं मिली। सोनाई गांव के लोगों को बुलवाया। लोगों ने बताया कि साहब 14 अगस्त को जब यहां लाश बहुत बदबू कर रही थी आने जाने वालों को, तो हम लोगों ने ये लाश देख ली और गश्ती के वो बीट के सिपाही जो आते जाते रहते हैं उनको बताया कि साहब वहां पे एक लाश पड़ी हुई है। देखने में वो किसी यंग लड़के की, पढ़े लिखे या अच्छे घर के लड़के की लगती है। दोनों सिपाही वहां तक गए और उन्होंने लाश को देखा भी। उसके बाद बात हम लोगों ने अपने प्रधान श्री नागेंद्र यादव को भी बताई। नागेंद्र यादव ने कहा कि कल स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मैं भी थाने पर आमंत्रित हूं, कल मैं थानाध्यक्ष को बता दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। थानाध्यक्ष को बताया कि सोनाई गांव के हमारे सीमा पर जंगल में एक लाश पड़ी हुई है जो गांव वालों ने देखी है। थानाध्यक्ष ने कहा कि परेशान मत होइए प्रधान जी, मुझे पता है। इतनी बात सुनने के बाद गांव वालों ने जो बीट के सिपाही हैं जिनको बताया गया था उनका नाम भी बता दिया।
चूंकि वो क्षेत्र गोसाईगंज में पड़ता है, इसलिए वो दोनों सिपाही गोसाईगंज के और थानाध्यक्ष गोसाईगंज के एसपी सिटी थाना गोसाईगंज पहुंचे। वहां उन्होंने पहले एसओ गोसाईगंज से बात की, थानाध्यक्ष गोसाईगंज से। उन्होंने कहा, साहब मुझे प्रधान जी ने बताया था और मैंने शाम को जब ये स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम समाप्त हो गए तो सिपाहियों को एक टेम्पो लेके भेजा भी था, लेकिन सिपाहियों ने लौट के ये बताया कि साहब वहां पर लाश नहीं है। एसपी सिटी ने कहा कि उन 2 सिपाहियों का नाम बताया जो गांव वालों ने बताए थे, इनको बुलाइए। वो सिपाही भी आ गए। सिपाहियों से पूछा गया कि आपने लाश देखी थी? उन्होंने कहा, हां सर देखी थी। गांव वालों ने बताया तो मैं जाके देख आया था, लेकिन शाम को जब टेम्पो गई वहां पर लाश को पंचायतनामा भर के और सील करके थाने तक ले आने के लिए, तब लाश वहां पर नहीं थी। बड़ा आश्चर्य एसपी सिटी को भी हुआ कि भाई लाश थी यहां पर, सब कह रहे हैं लाश थी, पर गई कहां? एसपी सिटी ने अपनी तरह से काफी छानबीन करने की कोशिश की। उन्हें यह बताया गया कि साहब टेम्पो तो शाम को आई थी और लाश भी उसमें रखी गई थी। 2 राहगीरों की मदद से उसको टेम्पो में रखा गया, लेकिन उसका न तो यहां पंचायतनामा हुआ, न वो थाने की तरफ गई कि थाना कैंपस में ले जाकर पंचायतनामा कराया जाएगा। वो इंदिरा नहर की तरफ चली गई। उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं बता पाया। एसपी सिटी ने एसएसपी को बताया कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि लाश की फेंकी फेंका, यानी अपने थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र या अपने जिले से दूसरे जिले में जो आदत हो गई है पुलिस की, उसमें इन लोगों को जैसे ही पता लगा कि ये अननोन है, अज्ञात है, इन्होंने टेम्पो में रख के उसको इंदिरा नहर में फेंक दिया होगा। और 14 अगस्त और 15 अगस्त को इंदिरा नहर अपनी फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी में चली थी, और जब इंदिरा नहर अपने पूरे आवेग में होती है तो उसमें बताते हैं कि आप पत्थर भी डाल दीजिए तो वो 100 मीटर 200 मीटर आगे जाके ही तलहटी पर पहुंच पाता है, इतनी तेज धार होती है। ऐसे में बॉडी का मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर बॉडी नहीं मिलती है तो हम उत्तरदायित्व का निर्धारण सिपाहियों पर या एसओ पर नहीं कर पाएंगे। जैसा एसपी सिटी ने एसएसपी को बताया, एसएसपी ने कहा कि आप एक जांच रिपोर्ट सबमिट करिए। एसएसपी ने वो जांच रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, जिसमें लिखा पढ़ी में सबने अपने बयान में लिखा कि मैंने लाश देखी ही नहीं थी, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस पर क्या कार्रवाई हुई होगी, और पुलिस ने लाश गायब की, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन उसका कोई प्रमाण अधिकारी नहीं जुटा पाए। और ये बहुत पुराना शगल है पुलिस का। नहर में किसी की लाश अगर दिखाई पड़ जाए और चुपचाप पता लग जाए तो उसको डंडे से आगे खिसका देते हैं कि दूसरे थाना क्षेत्र में चली जाए। अपने थाना क्षेत्र में मान लिया रात में किसी ने सूचना दी कि सड़क के किनारे एक लाश फेंकी हुई है, गन शॉट इंजरी है, फौरन पुलिस इसको किसी प्राइवेट वाहन पर डाल के दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक आएगी। उसका कारण यह है कि अज्ञात मर्डर को खोलने में, उसका अनावरण करने में बहुत मेहनत लगती है, और कौन पचड़े में पड़े। थाना क्षेत्र में एक मर्डर का मुकदमा लिखा जाएगा, सुपरवाइजरी अफसर्स रोज उसको परसू करेंगे और दबाव बनाएंगे। इससे अच्छा है उसको दूसरे के थाना क्षेत्र या दूसरे जिले में फेंक दीजिए। फिर भी एसएसपी ने कहा कि आप कोशिश करिए कि शायद लाश मिल जाए। 5-6 दिन तक कोशिश की गई, लेकिन 20-22 दिन होने के बाद जब ये मान लिया गया कि लाश मिलने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो बुरी तरह सड़ गल गई होगी, अब जब पानी बंद होगा तो उसके हड्डियों की कोशिश की जाएगी ढूंढने की। लाश नहीं मिली, और जब लाश नहीं मिलती तो ट्रायल के समय अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है, और वही हुआ भी।
ट्रायल में ये सारे अभियुक्त जिन लोगों ने हत्या की थी, वो लाश न मिलने, उसके अभाव में डिफेंस के लॉयर ने यही कहा कि साहब वो कहीं छिपा बैठा है, ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, और संदेह का लाभ देकर सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इधर लाश गायब करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तभी पॉसिबल था। आज की तारीख में अगर किसी ने देख लिया होता तो फट से मोबाइल निकाल कर उसकी फोटो खींचता। 90% पॉपुलेशन के पास अपनी मोबाइल है, और जो बिल्कुल खाली नौजवान बैठे हैं वो हर छोटी बड़ी चीज की फोटो खींच लेते हैं। कोई बेढंगे आकार का अगर पत्थर भी दिखाई पड़ जाएगा तो ये लड़के उसकी फोटो जरूर खींच लेंगे। आज की घटना, उस जमाने में अगर आपको ध्यान हो कि छोटे मोटे व्यापार करने वाली छोटी मोटी दुकानों में, मैं जब छोटा था तो हमारा जो बार्बर था, जब्बार नाई, उसकी दुकान पर शीशे के ऊपर एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ एक एक स्टिकर सा कागज के उस पे पड़ा हुआ था। उस पे लिखा था उधार प्रेम की कैंची है। सही लिखा था। और बहुत सी परचून की छोटी दुकानों में यह भी लिखा रहता है, ऐसी जगह जहां ग्राहक खड़े होते हुए उसे देख ले, कृपया उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें। बहुत से लोगों ने आज भी बहुत सी पुरानी दुकानों में, ये नए आपके जो बड़े बड़े शोरूम हैं उसमें तो मुझे कहीं दिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन पुरानी ट्रेडिशनल दुकानों में आज भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, उधार प्रेम की कैंची है, या उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें। हो सकता है और भी स्लोगन हों, लेकिन ये 2 स्लोगन मुझे अपने पढ़ने लिखने के दरमियान बहुत सी दुकानों में पढ़ने को मिले थे। ऐसा इसलिए उस जमाने में या उस समय में या लोग लिखते थे कि उधार का पैसा वापस मिलना बड़ा कठिन काम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊं, इतने लंबे एक्सपीरियंस से, कि जो लोग ब्याज पर पैसा देने का धंधा करते हैं वो तो एन केन प्रकारेण या मसल पावर से अपना पैसा काफी हद तक रिकवर कर लेते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत में, रिश्तेदारी में, जानकारी में, दोस्ती में, किसी के मौके पर, किसी की ज़रूरत में उधार देने वाले 50% लोगों का उधार वापस नहीं मिलता, बल्कि उनसे आपस में रंजिश हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, और अगर रकम बहुत ज़्यादा है तो हत्या भी हो जाती है, जैसा आज की घटना में हुआ है। 50% लोगों का। मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूंगा कि उधार कोई भी मांगे, कोई भी का मतलब कोई भी, एक बार दिल कड़ा करके मना कर दीजिए। थोड़े दिन तक खटास बनेगी, थोड़े दिन तक कड़वाहट रहेगी आपसी रिश्तों में, लेकिन भविष्य में आपको गुनाह बिलज्जत नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई बहुत सगा है और आपसे उधार मांग रहा है तो आजकल लोन किसी भी चीज के लिए मिलता है, पढ़ाई लिखाई, शादी, ब्याह, व्यापार, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, आप उसकी मदद करा के उसे लोन दिलवा दीजिए, लेकिन कृपा करके न उधार लीजिए न उधार दीजिए। लीजिए भी मत, आपको जरूरत है आप बैंक से ले लीजिए, रिश्ते तो नहीं खराब होंगे। मुझे आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं या सहमत होने के बाद कुछ और कहना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी पर बताइए। मेरी मेल आईडी वही पुरानी rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।